नमस्कार दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज अपने जमाने का अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर्स से लेकर इमिग्रेंट्स तक जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमांड संभाले हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस टाइटैनिक जहाज को लेकर। आखिर ना सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है 269 मीटर लेंथ में और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंची, बल्कि इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल करी गई है इसे बनाने के लिए वो दिल दहला देने वाली है। उस जमाने में शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन, जो कि इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेकर चलोगे तो आज के $400 मिलियन के बराबर है। शिप के अंदर की फैसिलिटीज और डेकोरेशंस किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देंगी। स्टेन ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वॉश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी। और तो और जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक को बनाने में, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। ये एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती क्योंकि इतनी सेफ है ये। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने इस टाइटैनिक जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस चीज को लेकर, उन्होंने पब्लिक के सामने आकर ओपनली कहा था ये जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग्स मिलने लग जाती है। यानी जिस अटलांटिक ओशन पर तैर कर ये टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा है वहां पर आइस मौजूद है। बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं, आइसबर्ग्स, जो खतरा है इस जहाज के लिए। ये वार्निंग्स को इतनी अनयूजुअल चीज नहीं है। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास वाले जहाजों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि समुद्र के इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ना। इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार बदलती है डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती। 21.5 नॉट्स जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, इतनी ही तेजी से ये जहाज आगे बढ़ता रहता है अपने लक्ष्य की ओर। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 7 और आइस वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, तापमान नीचे गिरता है। इस 14 अप्रैल की रात के बारे में खास बात यह है कि चांद बाहर नहीं आया था। बिना मून के कोई मूनलाइट नहीं थी, तो विजिबिलिटी बहुत कम थी इस रात। जहाज के ऊपर एक क्रोज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी हाइट पर होता है, लुकआउट पॉइंट कह सकते हो। यहां पर किसी को बिठाकर रखा जाता है हमेशा, ताकि सामने जहाज के क्या आ रहा है वो नजर रखते रहे। कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं आ रही है। तो जो बंदा इस जगह पर बैठा था उसे बड़ी ही ठंड का सामना करना पड़ता है। बहुत तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं बह रही थी, ऊपर से रात का समय था और ठंडी हवाओं की वजह से आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं, जिससे आगे देखना और भी मुश्किल हो जाता है। रात के 11:39 फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक बंदा इस क्रोज नेस्ट में बैठा है। ये अचानक से अपने सामने देखता है, ये मूवीज के सीन है, टाइटैनिक जो मूवी है उससे लिया हुआ सीन है। जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सके। फिर फोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर्स को ब्रिज पर, चिल्लाकर कहता है सामने हमारे एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज पर बैठे इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका है। सिर्फ 1 मिनट बाद 11:40 जहाज जाकर इस आइसबर्ग से टकरा जाता है। The Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dancers. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was डूब ही गया ना उसके बाद। Just like the sink. It sank very quickly. हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो देखने में आपको मज़ा आ रहा है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे पूरी देखिएगा। और ये वीडियो ध्रुव राठी भाई की है और ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं जिसमें बहुत सारी काम की और एजुकेशनल बातें होती हैं और कुछ पॉलिटिकल बातें भी होती हैं। और इस वक्त वो इंडिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूट्यूबर है। तो वीडियो आप देखते रहिए और साथ साथ मैं अपना रिएक्शन उस पर दूंगा और वीडियो के बारे में कुछ खास बातें मैं आपको बताता रहूँगा। तो आइए जानते हैं पूरी स्टोरी क्या हुआ।
ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में ये 200 बाय 400 फीट था, एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, और हाइट में ये क्रोज नेस्ट तक आ रहा था। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि इस आइसबर्ग का वजन 1.5 मिलियन टन था। आइसबर्ग के साथ ये टकराव टाइटैनिक का जहाज के फ्रंट राइट साइड पर हुआ। स्पेसिफिकली कहा जाए तो बो के पास हुआ। अब बो कौन सा हिस्सा होता है जहाज का, इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये सामने का ये वाला एरिया होता है बो के ऊपर जो एरिया होता है उसे स्टर्न कहते हैं, और उसके नीचे जो बाहर निकला हुआ पार्ट होता है इसे कील कहते हैं। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग के साथ घिसटता चला गया और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। इसकी वजह से शिप की मेन बॉडी में कुछ छोटे छोटे होल्स भी आ गए। आप शायद सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक बर्फ का टुकड़ा एक मेटल को कैसे काट सकता है। अपने फ्रिज में रखी बर्फ को इस्तेमाल करोगे तो हाँ, वो उससे मेटल नहीं कटेगा, लेकिन ये ध्यान रखिए कि एक बर्फ का पहाड़, उसका खुद का वजन कितना होता है। अब कहने के लिए तो लकड़ी भी मेटल को नहीं काट सकती, लेकिन फिर भी आपकी मेटल की बनी गाड़ी जाकर पेड़ से टकराकर पूरा चकनाचूर हो सकती है। सिमिलरली क्योंकि इस आइसबर्ग का वजन इतना था, क्योंकि ये इतना बड़ा था, इसने इस टाइटैनिक जहाज को बुरी तरीके से चोट पहुंचाई। कोलिजन के कुछ ही सेकंड्स बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज तुरंत पहुंचे देखने के लिए कि इस जहाज को कितनी चोट पहुंची है इस इंपैक्ट की वजह से। देखा तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये जहाज तो डूब जाएगा। वो कंप्लीटली शॉक हो गए इस चीज को देखकर। इन्हें लगता था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, कभी डूब नहीं सकता। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था क्योंकि इस जहाज के अंदर सेफ्टी फीचर्स कमाल के थे। दो मेन सेफ्टी फीचर्स थे जिसकी वजह से इसे ऐसा माना जाता था। पहला, इस जहाज के अंदर एक डबल बॉटम हल था। हल जो होता है वो जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब है कि दो लेयर्स लगी हैं यहाँ पर, अगर नीचे से एक लेयर टूट भी गई तो दूसरी लेयर बचा लेगी। और दूसरा, जो पूरी शिप की मेन बॉडी है, जो हल है, उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स भी अगर पानी के भर गए तो भी जहाज तैरते रहेगा, जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आइसबर्ग से ये जो इंपैक्ट हुआ था ये एक्चुअली में शिप के साइड में हुआ, तो जो डबल बॉटम हल था वो किसी काम का नहीं रहा। साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी थी। और दूसरा, ये इंपैक्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स ऑलरेडी ब्रीच हो चुके थे, उनमें पानी भर चुका था। लिमिट 4 तक की थी। 6 कंपार्टमेंट्स का पानी से भरने का मतलब था कि इस जहाज को अब डूबने से नहीं बचाया जा सकता। ये अनसिंकेबल जहाज भी अब डूब जाएगा। टकराव के करीब 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर। जो आसपास मौजूद जहाज होंगे वो शायद से हमारे सिग्नल को पकड़ ले और हमें बचाने आ जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक वो डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजते रहते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, और भेजते हैं और भेजते हैं। कोई तो जहाज होगा आसपास जो सुन ले हमारे सिग्नल को। 20 मिनट बाद 12:20 AM RMS कार्पेथिया, एक जहाज जो टाइटैनिक के पास मौजूद था, वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि चलो जहाज को मोड़ा जाए टाइटैनिक की ओर, हम उन्हें बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये जहाज पास था लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी चलकर टाइटैनिक की तरफ जाएगा, इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लग जाएगा। 3.5 घंटे में क्या टाइटैनिक का जहाज बचा रह सकता है? बाकी क्रू मेंबर्स फ्लेयर्स और रॉकेट्स जलाते हैं हवा में, इस उम्मीद में कि कोई आसपास मौजूद शिप होगी तो वो ध्यान दे देगी हमारी तरफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कार्पेथिया जहाज के अलावा किसी और जहाज से कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर्स को अब इवैक्यूएट किया जाए। ये सीन मूवीज में देखे हम। प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को पहली प्रायोरिटी मिलेगी लाइफ बोट्स में बोर्ड करने की। जहाज में बैठे पैसेंजर्स की अगर बात की जाए तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा था। ज्यादातर पैसेंजर्स मानते थे कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है, कोई चिंता करने की बात ही नहीं। आखिर जो कंपनी ने एड्स निकाली थी वो तो बार बार यही कहे जा रही थी। तो हाँ, हम टकरा गए होंगे एक आइसबर्ग से, लेकिन जहाज नहीं डूबने वाला। इसी रीजन से जब पहली लाइफ बोट नीचे उतारी गई उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन सिर्फ 28 लोग उस लाइफ बोट में गए। आधी लाइफ बोट खाली नीचे उतरी। लेकिन टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया। जहाज अब टिल्ट होने लगा। धीरे धीरे पैसेंजर्स ने रियलाइज करना शुरू किया कि एक्चुअली में ये जहाज डूब सकता है। और जब पैसेंजर्स को ये रियलाइजेशन हुई तो जबरदस्त देर हो चुकी थी। पैनिक में लोग तब तक बहुत देर हो गई थी, भीड़ में भागने लगे। रात के 1 बजे तक पानी इतना ज्यादा भर चुका था जहाज के आगे वाले कंपार्टमेंट्स में कि जहाज का जो आगे वाला हिस्सा था, जो बो था शिप का,
वो पानी के अंदर डूबने लगा। इसकी वजह से जो पीछे वाला हिस्सा था टाइटैनिक का वो पानी के बाहर आ गया। ऐसे प्रोपेलर्स थे वो पानी के बाहर आ गए पीछे से। जब जहाज का टिल्ट इतना ज्यादा हुआ तो पूरी तरीके से हड़बड़ी मच गई। लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगे लाइफ बोट में बैठने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ बोट्स की सख्त कमी थी जहाज पर। सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी जिस पर अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 1200 लोग आ सकते थे, लेकिन जहाज में 2200 के करीब लोग थे। रात के 2:05 आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। इस केओस के बीच कुछ लोगों ने कोशिश करी थी लाइफ बोट में अपनी जगह छीनने की, लेकिन कुछ लोगों ने अपने भाग्य को मान लिया था और वो जहाज में ही रुके रहे। ये सीन मूवीज में देखे हमने सारे। Trying to get into the few lifeboats that were left. No, it was pretty sad at the end. आई विटनेसेस के अनुसार करीब 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी ना डूबने वाले जहाज को पानी के अंदर डूबने में। जो 1500 लोग जहाज पर मौजूद थे वो या तो जहाज के साथ पानी में डूब गए या फिर जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। इस टेम्परेचर पर अगर आप पानी में गिरोगे तो कुछ मिनटों के अंदर आपकी मौत हो जाएगी ठंड की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से। टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ कहा जाता है अंत तक अपने व्हील पर ही बने रहे थे और जहाज के साथ डूब गए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था गोली चलाकर अपने ऊपर। आरएमएस कार्पेथिया जहाज जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने निकला था वो इस लोकेशन पर पहुंचता है 3:30-4 बजे के बीच। करीब 1 घंटे लेट उन लोगों को बचाने के लिए जो जहाज पर मौजूद थे। लेकिन जो लाइफ बोट्स में लोग निकल गए थे जहाज से, करीब 705 लोग थे, उन्हें यह जहाज सक्सेसफुली बचा लेता। इस टाइटैनिक के डिजास्टर के बाद बहुत से सवाल उठे, कई कंट्रोवर्सीज हुई, कई इन्वेस्टिगेशंस कराई गई और कुछ ऐसी अनजान बातें सामने आई जिसको लेकर सब लोग शॉक्ड रह गए। कैसा लगेगा दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि उस रात एक और जहाज मौजूद था टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर, जो टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक में बैठे पैसेंजर्स को बचाने के लिए। ये बात सच है। उस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से सिर्फ 1 घंटे पहले आखिरी मैसेज आइसबर्ग की वार्निंग का SS कैलिफोर्नियन की तरफ से ही आया था। उन्होंने कहा था सावधान रहना, इस समुद्र में बहुत से आइसबर्ग्स हैं यहाँ पर। उसके बाद करीब 11:15 पर रात के कैलिफोर्नियन जहाज में जो रेडियो ऑपरेटर था उसने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था। कैलिफोर्नियन जहाज रात के लिए रुक गया था, वो उस समुद्र में आगे नहीं चलना चाह रहा था। खतरे को देखते हुए, खतरे को समझते हुए जहाज को रात के लिए रोक रखा था, रेडियो टर्न ऑफ था। यही रीजन था कि कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं पहुंच पाया इस जहाज तक। लेकिन ये जहाज एक्चुअली में टाइटैनिक के इतने करीब था कि जो पैसेंजर्स डेक पर मौजूद थे टाइटैनिक में, वो होराइजन पर इस कैलिफोर्नियन जहाज को देख सकते थे। जब टाइटैनिक पर मौजूद ऑफिसर्स पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में बिठाने लग रहे थे तो एक ऑफिसर ने दूर देखकर कहा भी था कि वो देखो एक जहाज दूर दिखने लग रहा है, वो जल्द ही हमें बचाने पहुंच जाएगा, तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कैलिफोर्नियन जहाज तब भी नहीं पहुंचा जब रॉकेट्स उड़ाए गए और फ्लेयर्स फेंके गए। रात के करीब 12 बजे के बाद रिपोर्ट किया जाता है कि कैलिफोर्नियन जहाज पर जो क्रू मेंबर्स मौजूद थे उन्होंने एक्चुअली में रॉकेट्स को देखा था उस जहाज से निकलते हुए टाइटैनिक से। उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन जो कैप्टन लॉर्ड थे उस जहाज पर, उन्होंने कहा ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं, वो पार्टी कर रहे होंगे। अगर उस रात कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन लॉर्ड ने इन रॉकेट्स और फ्लेयर्स को सीरियसली लिया होता, टाइटैनिक में मौजूद कितने लोगों की जान बच सकती थी। अगले दिन सुबह जब ये रेडियो ऑन करते हैं तब इन्हें SOS कॉल्स मिलती हैं टाइटैनिक से। ये वहां पर पहुंचते हैं लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज पानी में फ्लोट करती हुई दिखती हैं। दोनों इंक्वायरीज जो करी गई थी इस इन्वेस्टिगेशन में वो कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड पर ब्लेम डालती हैं। लेकिन इतने बड़े डिजास्टर के पीछे सिर्फ इन एक आदमी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, और भी लोगों की गलतियां थी। लाइफ बोट्स वाला, जैसे मैंने बताया, सफिशिएंट लाइफ बोट्स रखी ही नहीं गई थी, क्योंकि जिस कंपनी ने जहाज बनाया था उन्हें लग रहा था कि ये जहाज तो कभी डूब नहीं सकता, हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए। नहीं। इसके अलावा दूसरी चीज, टाइटैनिक के जो कैप्टन थे उन्होंने सेफ्टी ड्रिल्स तक कंडक्ट नहीं करवाई थी। जिस दिन एक्चुअली में जाकर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया उस दिन एक सेफ्टी ड्रिल होनी थी, लेकिन कैप्टन ने वो कैंसिल कर दी, ये सोचकर कि इस जहाज पे क्या जरूरत है, ये तो अनसिंकेबल जहाज है। अगली बड़ी गलती थी स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिचन्स की। उस रात जब ऊपर से संदेश आया था कि सामने एक आइसबर्ग है, तो जो ऑफिसर डेक पर मौजूद थे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि जहाज को एक्चुअली में लेफ्ट साइड की ओर टर्न कर लो।
लेकिन पैनिक में आकर रॉबर्ट हिचिंस ने इस मैसेज को मिसअंडरस्टैंड कर लिया और उन्होंने जहाज को राइट की तरफ मोड़ दिया। ये उल्टी डायरेक्शन थी, ये आइसबर्ग के और करीब ले जा रही थी। जब तक इन्होंने अपनी गलती रियलाइज करी तब तक बहुत लेट हो चुका था। ब्रिटिश इंक्वायरी ने यह भी पता लगाया कि टाइटैनिक को इतनी सारी वार्निंग्स दी गई थी कि आइसबर्ग है इस जगह पे, आराम से चलो, ध्यान रखकर चलो, लेकिन फिर भी ये फुल स्पीड पर आगे बढ़े जा रहा था जहाज। ऐसा क्यों था? क्यों कैप्टन ने यहां पर स्पीड को धीरे नहीं किया? इसके पीछे कई थ्योरीज बताई जाती हैं। एक पॉपुलर थ्योरी सजेस्ट करती है कि जोसेफ ब्रूस, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे व्हाइट स्टार लाइन के, जो जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था, उन्होंने कैप्टन स्मिथ को इन्फ्लुएंस किया कि शिप की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए, प्रेशर बनाए रखा। कंपनी की तरफ से यहां पर जबरदस्त प्रेशर था कि इस जहाज को अपनी पहली जर्नी को सिर्फ 6 दिन में ही कंप्लीट करना है ताकि एक रिकॉर्ड टूट सके। हम ये दिखा सकें कि जहाज टाइटैनिक ना सिर्फ सबसे महंगा, सबसे बड़ा, बल्कि सबसे तेज जहाज भी है। एक ऐसा स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ था 14 अप्रैल को दोपहर को 2 बजे, जब कैप्टन स्मिथ ने आइस वार्निंग को देखा और फिर जाकर जोसेफ को दिखाया कि देखो आइस वार्निंग है, इसलिए हमें स्पीड कम कर लेनी चाहिए। लेकिन जोसेफ ने इस पेपर को लिया, अपने पॉकेट में रख दिया ताकि लोगों को ना पता चले, क्रू मेंबर्स को ना पता चले। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जहाज की स्पीड स्लो हो। इसे एक डिजास्टर ने दुनिया भर में इस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कई सारी नई रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स सेट किए गए जिससे कि ऐसे डिजास्टर्स फ्यूचर में ना हो। 1914 में एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल को बनाया गया जिससे कि आने वाली शिप्स को हमेशा वार्न किया जा सके जो आइसबर्ग्स उनके पाथ में आ रहे हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी यानी SOLAS ट्रीटी साइन करी गई जिसने नए स्टैंडर्ड सेट किए शिप्स को लेकर, जैसे कि एक लाइफ बोट रेगुलेशन बनाई गई कि जितने भी जहाज हैं उन पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइफ बोट होनी चाहिए हर पैसेंजर के लिए। टाइटैनिक की जो रैकेज थी, जब टाइटैनिक जहाज डूबा, इस जहाज को पानी के अंदर ढूंढने में 70 साल से ज्यादा का समय लग गया। सिर्फ सितंबर 1985 में ही था कि एक अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलेट और एक फ्रेंच ओशियानोग्राफर, इन्होंने जाकर टाइटैनिक को समुद्र के नीचे ढूंढा। समुद्र के नीचे 3800 मीटर यानी 3.8 किलोमीटर नीचे इसकी रैकेज पाई गई। 2 अलग अलग टुकड़े मिले इस शिप के, ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर दूर थे। आज के दिन इतने सालों बाद जो शिप पानी के अंदर डूबी हुई पड़ी है, एनवायरनमेंट ने इसे धीरे धीरे इरोड कर दिया है। एक्चुअल शिप ऐसी दिखती थी और आज के दिन इस शिप का सिर्फ इतना ही हिस्सा बचा है। रिपोर्ट किया गया है कि बैक्टीरिया और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इसके मेटल फ्रेमवर्क को खाए जा रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2030 तक ये शिप पूरी तरीके से गायब हो जाएगी पानी के अंदर। लेकिन आज के दिन 110 सालों बाद भी टाइटैनिक को लेकर जो फैसिनेशन है वो लोगों के मन में अभी भी जारी है। साल 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर क्लीफ पाल्मर ने प्लान किया था कि वो टाइटैनिक 2 बनाएंगे, एक ओरिजिनल टाइटैनिक जहाज का एक कॉपी कैट जहाज, लाइफ साइज्ड मॉडल। इन्होंने ये भी कहा कि वो सेम रूट पर चलेगा और उस जहाज के अंदर एक एक चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से बनाई जाएंगी जैसी उस ओरिजिनल जहाज में हुआ करती। ओरिजिनली इस प्रोजेक्ट को 2016 तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे डिलेस के बाद 2022 में भी ये खत्म नहीं हुआ। कहा जाता है लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि अगर एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया जाएगा उस टाइटैनिक जहाज का तो उसमें कोई टेलीविजन, कोई वाईफाई नहीं होगा और कोई एक्चुअली में उसे यूज नहीं करना चाहे। तो हो सकता है ये अनसिंकेबल टाइटैनिक 2 जहाज अपने बनने से पहले ही डूब गया। वीडियो पसंद आया तो बर्मुडा ट्रायंगल वाला वीडियो जरूर जाकर देखना। और एक और वीडियो जो मैं रेकमेंड करूंगा आपको वो है इस वाली वीडियो पे मैं आपको एक से वीडियो बना के दूंगा। तो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग मूवी की तरह इसको दिखाया, बहुत मज़ा आया मुझे। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वही जहाज़ है जिसको ढूंढने के लिए अभी पिछले साल फिर दूसरी पनडुब्बी अंदर गई थी टाइटन के नाम से, और वो टाइटन की पनडुब्बी भी डूब गई। तो बताओ, पहले टाइटैनिक डूबा वहाँ पे, फिर उसके बाद जो उसको ढूंढने के लिए गया है टाइटन, दूसरी पनडुब्बी जो है वो भी वहाँ पर डूब गई। तो क्या डिज़ास्टर है, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, और इसकी जो करोड़ों रुपए खर्च करे, बताओ। तो यह है कि ऐसी चीज़ों से हमें सबक लेना चाहिए कि हम देखते हैं आसपास एक्सीडेंटल हो रहे हैं तो उससे हम सबक ले, तकब्बुर ना करिए, ना सोचे कि तो हो ही नहीं सकता, ये क्या बात हो। तो ठीक है, ये वीडियो बढ़िया लगी, मज़ेदार लगी। आपके लिए और ऐसी वीडियो और मैं लाता रहूँगा, और बाकी और वीडियो पे मैं आपको ऐसी रिएक्शन वीडियो दिखाता रहूँगा। और आप भी बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।